Sing that shit. Shit. नमस्कार। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 2 का पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं तो शीर्षक का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि शीर्षक का मतलब क्या है। ये नेपाली भाषा की एक प्रेयर है जो अधूरी है, जिसको शीर्षक के रूप में लिया गया है। इसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। यह एक यात्रा वृतांत है। इसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। उन्होंने अपने इस पाठ के ज़रिए सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उनके साथ उनकी सहयात्री मणि भी है और उनका ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे है और अन्य कुछ यात्री भी उनके साथ में हैं। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृतांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ ही उन अनछुए पहलुओं को भी छुआ है, जिसमें अनेक विषम परिस्थितियों में से जूझते हुए पुरुष महिलाएं जीवन के संघर्ष में लगे रहते हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदया होने का पता चलता है, क्योंकि उसका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। जहाँ लेखिका ने वहाँ की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया है, तो वहीं दूसरी ओर वहाँ के स्थानीय लोगों की बदहाली का भी वर्णन किया है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जिन खूबसूरत पहाड़ियों की चढ़ाई में हमें अत्यंत रोचकता प्रतीत होती है, वहाँ की असलियत भी जानने की कोशिश की जाए। तेज स्पीड से चढ़ते हुए कभी कोई सोचता नहीं है कि उन सड़कों के निर्माण में अनेकों स्थानीय मजदूरों ने अपनी जानें तक गंवा दी होंगी। सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में निर्जन घाटियाँ, खाइयाँ और अनेकों दुर्गम रास्ते हैं। उन्हें पर्यटन के स्थल बनाने में अनेकों सिक्किम निवासियों, उनमें पुरुष महिलाएं ही नहीं अपितु बच्चे भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तब वो एक पर्यटन स्थल के रूप में दिखता है। तो बच्चों, प्रस्तुत है पाठ साना साना हाथ जोड़े, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। मैं उसको मुख्य बिंदुओं के साथ एक्सप्लेन करूंगी। शुरुआत होती है गंगटोक शहर के वर्णन से, जो आप देख रहे हैं स्लाइड पर। पाठ का शुरुआती वर्णन गंगटोक शहर से है। लेखिका को गंगटोक शहर के घरों में जलती लाइटों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई हो। अब यहाँ पर आसमान की सुंदरता की बात की जा रही है, परंतु आसमान की सुंदरता नहीं, बल्कि गंगटोक शहर है जो काफ़ी ऊंचाई से नीचे दिख रहा है, जिसमें जलती हुई लाइटें दिख रही हैं, जिनको देखकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पलट गया हो, उल्टा दिख रहा है। उसकी सुंदरता का ये वर्णन कर रही हैं। सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। लेखिका सोचती है, मेहनतकश बादशाहों का शहर कितना खूबसूरत है। अब यहाँ पर मेहनतकश बादशाहों का शहर आया है। मेहनतकश इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि यहाँ के सारे निवासी परिश्रमी हैं, और सिर्फ परिश्रमी ही नहीं हैं, वो अपने स्वाभिमान के साथ परिश्रम करते हैं और अपनी मन मर्जी के मालिक होने की वजह से उनको बादशाह का खिताब दिया गया है। गंगटोक शहर की सुबह, शाम, रात सब कुछ सुंदर है। सुबह उठने पर सर्वप्रथम लेखिका ने प्रार्थना की, साना साना हाथ जोड़े गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौसली। इस प्रार्थना का मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने यह प्रार्थना सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखी थी। लेखिका ने सुना था कि प्रातःकाल उठने पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देगी, तो सुबह उठकर सबसे पहले वह बालकनी की ओर दौड़ी। परंतु बादलों की वजह से कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दी, पर वहां रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए, जैसे वह फूलों के बाग में आ गई हो। दूसरा पॉइंट है युमथांग का सफर और बौद्ध पताकाएं। ध्यान से हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं काफी।
युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ नोटिस करने की बात है कि कितना किलोमीटर दूर था, तो 149 किलोमीटर 149 किलोमीटर दूर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे बता रहा था कि हिमालय की गहनतम घाटियाँ, पाइन के और नुकीले पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। बर्फीली क्षेत्रों में पाइन के नुकीले पेड़ और फूलों से लदी वादियाँ आदि मिलेंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन उनका गाइड कर दे रहा है, जिसका नाम है जितेन नार्गे। लेखिका बच्चों की तरह पूछने लगी, क्या बर्फ देखने को मिलेगी? युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक सफेद रंग की 108 मंत्र लिखी हुई सफेद पताकाएं दिखाई दी। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की मान्यता है, यानी बौद्ध धर्म की मान्यता है वहाँ पर, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूर स्थान पर, निर्जन स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा भी नहीं जाता, वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। नई रंगीन पताकाएं भी लगाई जाती हैं, पर कब? जब नए किसी कार्य की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर आपको दो तरह की पताकाओं के बारे में बताया गया। पताका मतलब झंडे, और वो झंडे कब कब लगाए जाते हैं? सफ़ेद पताकाएं तब जब बुद्धिस्ट की किसी की मृत्यु हो जाए, और रंगीन पताकाएं तब लगाई जाती हैं जब किसी नए काम की शुरुआत की जाए। लेखिका ने जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीरें देखी। अब दलाई लामा कौन है ये भी आगे देखिए। दलाई लामा आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, एक पदवी है ये। दलाई लामा मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब है ज्ञान का महासागर। आगे चलने पर उनको कवि लोंग स्टॉक नाम की जगह दिखाई दी और उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। आगे चलने पर कवि लोंग स्टॉक पड़ा। यह स्थान दो चीजों के लिए पाठ में महत्वपूर्ण बताया गया है, और वो चीजें क्या हैं? पहली ये कि गाइड मशहूर फिल्म थी पुरानी देवानंद की, उसकी शूटिंग स्थल जो था वो यही था, कवि लोंग स्टॉक, इसलिए भी प्रसिद्ध है। दूसरा कारण ये है कि सिक्किम की दो जातियां थी जो आपस में उनकी बनती नहीं थी, उसके लिए संधि पत्र और शांति वार्ता की शुरुआत भी इसी जगह पर हुई थी। यहीं पर लेखिका को एक कुटिया के भीतर धर्म चक्र दिखाई दिए। वहां पर बौद्ध धर्म के अनुसार धर्म चक्र लगे होते हैं, हर बौद्ध मठ में और लोगों के घरों में भी दिखाई देते हैं। और उसकी मान्यता कैसी है? मान्यता के अनुसार उनको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। व्हील की तरह लगे होते हैं, उनको हाथ से लोग घुमाते हैं और ये सोचते हैं कि इससे सब पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। यानी यहाँ पर ये दिखाने के प्रयास किया गया है लेखिका के द्वारा कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की आस्थाएं और मान्यताएं हैं जो कहीं भी चले जाएं वो आपको मिल ही जाएगी, इस तरह की कोई ना कोई मान्यता। लेखिका को महसूस हुआ कि सभी भारतीयों की आत्माएं एवं आस्थाएं एक समान हैं, जैसे विश्वास, अंधविश्वास, पाप और पुण्य जैसी मान्यताएं। जैसे हम लोगों में भी मान्यताएं इस तरह की हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, वैसे ही ऐसी मान्यता धर्म चक्र में दिखाई गई। यानी सबके विश्वास, मान्यताएं, पाप पुण्य जैसी भावनाएं, पुनर्जन्म जैसी भावनाएं, ये सबके अंदर है, चाहे कितनी भी दूर चले जाएं। और ऊंचाई पर बढ़े तो लेखिका को कर्मशील नेपाली युवतियां और बौने जैसे दिखने वाले नेपाली युवक भी लोग भी दिखाई दिए, जिनके छोटे छोटे से घर थे। नेपाली बहादुर लोगों की एक और विशेषता होती है कि वो बहुत विश्वसनीय होते हैं, वो किसी भी बुरे कांड से बचते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो भी द्वारपाल होते हैं या दरवाजे पर जिन लोगों को ड्यूटी दी जाती है तो वो ज़्यादातर नेपाली युवक ही होते हैं। नेक्स्ट मुख्य पॉइंट है हिमालय का विराट स्वरूप। ये हिमालय का वर्णन उन्होंने किया है जो पल पल परिवर्तित होता रहता है, धूप छांव की तरह चेंज होता रहता है, उसके कलर भी परिवर्तित होते रहते हैं। उसका वर्णन लेखिका ने इस पॉइंट के अंदर किया है। लेखिका के मुख से अनायास निकल पड़ा, मेरे नगपति, मेरे विशाल। नग का मतलब भी पर्वत होता है और इसको नगपति यानी नगों का स्वामी यानी पर्वतों का स्वामी कहा जाता है। और ऐसा ही इन्होंने यहाँ पर कहा है क्योंकि सामने था विशाल काय, पल पल परिवर्तित होता
पर्वतराज हिमालय। दर्शकों, वह यात्रियों का काम्य हिमालय भी कहलाता है। दर्शकों को देखने के लिए ये हिमालय बहुत ही आकर्षित करता है। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर से सक्रिय रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूलों मुस्कुरा रहे हों चारों तरफ। इस असीम बिखरे सुंदरता को देखकर सैलानी झूम झूम कर गाना गा रहे थे, जो बहुत फेमस गाना है, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। परंतु लेखिका एक ऋषि की भांति शांत थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत चोटियों को देखती तो कभी चांदी की तरह चमकती हुई तीस्ता नदी। अब इस पूरे चैप्टर में तीस्ता नदी का सौंदर्य भी जगह जगह पर बताया गया है, तो हम उसको हाईलाइट करके इसीलिए मैंने आपको दिखाया है, ताकि आपको याद रहे कि तीस्ता नदी का भी वर्णन यहाँ पर हुआ है। सौंदर्य को निहारती शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए झरने, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, ये 7 लगातार बहने वाले झरने थे जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। उनका वर्णन इन्होंने किया है। सभी लोग उनको कैमरों में कैद कर रहे थे, अर्थात पिक्चर ले रहे थे उन सब की। इतना खूबसूरत वहां पर वातावरण था। वहां की सुंदरता को देखकर लेखिका का मन काव्यमय हो गया। काव्यमय मतलब कविता लिखने का मन करने लगा, इतनी खूबसूरत जगह वहां पर थी। लेखिका को लगा कि अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास है। वो लंबी सांस लेने वाली बात जैसी होती है ना, कि जैसे थकान से भर गया हो कोई और उसके बाद एक शीतल सांस आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा था और शक्ति का अनुभव हो रहा था उनको। उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा शक्ति आ रही थी उस दृश्य को देखकर और वहां के वातावरण को महसूस करके। उसके भीतर की तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं जैसे निर्मल धारा बन गई हों। तामसिकताएं का मतलब होता है जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको तामसिकता की श्रेणी में रखा जाता है। बुरी आदतें जो सब ऐसा लगता है निर्मल होती चली जा रही हैं, स्वच्छ होती चली जा रही हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर अगर कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति भी आ जाएगा तो वह उसका भी नेचर चेंज हो जाएगा और वो भी कवि बन जाएगा, ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर बात की गई है तामसिकताओं की, तो बुरी भावनाएं इसका मतलब होगा। और साथ में बात की गई है अवधारणाएं। किस तरह की अवधारणाएं? सोच विचार, सोचने विचार की क्षमता जो होती है वो चेंज हो जाती है ऐसे नज़ारों को देखने के बाद। वहां के खूबसूरत नज़ारे देखकर लेखिका को एहसास हुआ कि यही जीवन का असली आनंद है। और चलायमान सौंदर्य, चलायमान का मतलब क्या? चलता फिरता, यानी बहती हुई नदियां, बहते हुए झरने, इनको चलायमान सौंदर्य कहा है लेखिका ने। पुनः उसके मन में सुबह सीखी हुई प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी होठों को छूने लगी, अर्थात वो फिर से वो प्रार्थना गाने लगी, क्योंकि ये सब दृश्य जो हैं किसके द्वारा दी गए हैं? ये नेचर ईश्वर के द्वारा प्रदान किए हुए। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मातृत्व व श्रम साधना का दृश्य दोनों एक साथ। अब मातृत्व का मतलब होगा माँ की भूमिका, एक माता का प्रेम और उसके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने का तरीका। और श्रम साधना मतलब परिश्रम करती हुई महिलाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। वो दोनों एक साथ काम हो रहा है। किस तरह से हो रहा है देखिए आगे। लेखिका की तंद्रा अचानक टूट गई। वो जिस सौंदर्य में गुम थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी, उसकी तंद्रा अचानक से टूट गई। उसका ध्यान एकदम से भंग हो गया। किस तरह से? जैसे एक नृत्यांगना हो, उसके सारे नूपुर अचानक नाचते नाचते टूट गए हों, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। उसने देखा पहाड़ी औरतें पत्थरों को पर बैठकर पत्थरों को तोड़ रही हैं। वह इतनी गोरी और कोमलांगी हैं, परंतु हाथों में क्या है? कुदाल और हथौड़ी। अब उनको देख के आश्चर्य हो रहा है कि जो औरतें वहां पर पत्थर तोड़ने वाला काम कर रही हैं, जो काफी मुश्किल काम होता है, हाथों में लोगों के ठाठे पड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं कठोर हथौड़ों को पकड़कर और तोड़ते समय। तो जब वो ये इन चीजों को देख रही हैं, इतनी खूबसूरत औरतें और वहां पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। कई औरतों को पीठ पर डोको नामक टोकरियों में बच्चे बंधे हुए दिखाई दिए। ये डोको नामक टोकरी जो होती है, चाय के बागानों में काम करने वाली औरतों के लिए होती है, और उसमें वो बच्चों को भी सुरक्षित रखे हुए, यानी पीठ पे बांधे हुए हैं। एक तरफ बच्चों की सुरक्षा है और दूसरी तरफ श्रम साधना भी है, यानी परिश्रम भी कर रही है, क्योंकि
वो गरीब औरतें हैं और उनको इसी श्रम के फलस्वरूप अपना जीवनचर्या चलाने का मिलता होगी सुविधा। वे औरतें पत्थरों पर जोरदार प्रहार कर रही हैं। देखने में वो एकदम कोमल और खूबसूरत सी हैं, लेकिन काम कौन सा कर रही हैं? पत्थर तोड़ने वाला, और जिसमें बहुत ज्यादा बल का ताकत की जरूरत होती है। लेखिका ने वहीं खड़े BRO के कर्मचारी से पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों पर गुजरते हुए हम हिम शिखरों का आनंद लेते हैं, उन्हीं रास्तों को यह पहाड़ी में चौड़ा कर रही हैं। वहां पर कार्य क्या हो रहा है? ये जो पत्थर तोड़ने का कार्य हो रहा है, वहां की सड़कों के निर्माण कार्य के लिए किया जा रहा है। उनको पतले से और चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो वहां पर पर्यटक आएंगे तो उनको सुविधा हो। उसने यह भी बताया कि यह बेहद खतरनाक कार्य है। पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। यानी यहाँ पर जो लोग काम करते हैं सड़कें बनाने वाला, तो लंबी लंबी खाइयाँ होती हैं पास में, बगल में, और ऐसे में डायनामाइट और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जरा सा कोई भूल चूक हो जाए तो लोगों की जानें भी चली जाती होंगी, क्योंकि पहाड़ों पर रास्ता बनाना ऐसा आसान काम नहीं है। तो उसने ये बताने का प्रयास किया कि कितना खतरनाक काम है, और उसके लिए उसने कहा, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यहाँ पाताल का मतलब गहरी खाइयों से है, कि जिसमें एक बार व्यक्ति कोई गिर जाए तो उसका अता पता भी नहीं मिलता। यह सब देखकर लेखिका को आदिवासी युवतियों की याद आई, जो फूले हुए पांव लेकर पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती रहती हैं। फूले हुए पांव का मतलब उनके पैर सूजे रहते हैं काम करने की वजह से, और बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करने की वजह से। सभी की कहानी एक सी नजर आई उनको, यानी चाहे आदिवासी महिलाएं हो किसी और जगह की, चाहे वो पहाड़ी युवतियां हैं, सबकी कंडीशन एक सी है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की। यहाँ पत्थर तोड़ती महिलाओं के हाथों में पड़ी गांठें, वहां आदिवासी युवतियों के फूले पांव, बात दोनों की लगभग एक सी है कि वो अपने जीवन यापन के लिए कितना कठिन परिश्रम करती हैं। यह सब देखकर लेखिका को महसूस हुआ कि खूबसूरत जगहों पर भी आम आदमी भूख व गरीबी से संघर्ष कर रहा है। अगला पॉइंट है, ये दो चीजें दिखाई गई हैं यहाँ पर पॉइंट में, हेयर पिन बेंड और दूसरा है सकरे रास्तों पर लगे चेतावनी बोर्ड। हम निश्चित रूप से किसी पहाड़ी स्थल पर जब जाते हैं तो एक राउंड राउंड सड़कें हम लोगों को मिलती हैं, जो इतनी पतली, इतनी सकरे रास्ते होते हैं कि बिल्कुल पिन की तरह नजर आते हैं। पिन इन द सेंस जो लड़कियों के बालों में पिन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो शेप पिन की होती है वही शेप उन सड़कों की दिखाई देती है जब हम दूर से उनको देखें तो। बिल्कुल पिन की तरह अचानक मोड़ आ जाने वाले, जिसको कहते हैं अंधा मोड़ जैसे आ जाने वाली, इसलिए इसका नाम हेयर पिन बेंड रखा गया। पाठ में हेयर पिन बेंड शब्द आया है, जिसका मतलब है सकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते जो ऊंचाई पर हों। अब मैंने आपको बता दिया हेयर पिन क्यों कहा गया। अधिक ऊंचाई वाले रास्तों पर जगह जगह चेतावनी वाले बोर्ड भी दिखाई देते हैं। वो इसलिए कि लोगों का तेज स्पीड में चलाना रुक सके, कुछ ब्रेक लग सके, क्योंकि लोग अचानक ऊंचाइयों पर जाने पर उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ पर अचानक से मोड़ आ जाएगा। उनका स्पीड कम करने के लिए जगह जगह पर बोर्ड लगे होते हैं, ताकि उनका ध्यान थोड़ा सा भटके और वो अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा कर ले। और वो उन बोर्डों पर लिखा क्या होता है, ये देखिए आगे, वी केयर मैन ईटर अराउंड, मतलब वहां पर मैन को यानी आदमी को खाने वाले जानवर भी मिल सकते हैं, तो केयरफुल रहिए। तो कहीं लिखा होता है धीरे चलाएं, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं लिखा होता है इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, मतलब किसी भी तरह से आगाह किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि आगे खतरा है, यह पहाड़ी रास्ते और ज्यादा सक्रिय होंगे, अचानक मोड़ आएगा। इसके लिए सरकार द्वारा बोर्ड लगाए जाते हैं। अगला पॉइंट है स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे। अब जब वो आगे चलेंगी तो देखेंगे कि कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो पहाड़ी पर उतरते और चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, और उनकी असुविधा और उनकी परेशानी उनको दिखाई देगी। आगे बढ़ने पर नजर आए कुछ पहाड़ी बच्चे जो अत्यधिक ऊंचाई से अपने स्कूल से लौट रहे थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ के बच्चे सुबह शाम दोनों टाइम
अपने एकमात्र स्कूल से जाते आते हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ पहाड़ी स्थल पर एकमात्र वो स्कूल था जिसमें बच्चे इतनी असुविधा के साथ स्कूल जाते थे और उनके चेहरे पर शिकन दिखाई नहीं देती थी, खूब हंस खेल के जा रहे होते थे। उनके लिए बसों का इंतजाम नहीं है। यही नहीं, स्कूल से लौटने के बाद अधिकांश बच्चे अपने माओ के साथ काम भी कराते थे। किस तरह का काम? लकड़ी बटोरना और उनके घरेलू काम, सब में मदद भी करते थे वो बच्चे। उसने यह भी बताया कि यहाँ कोई बर्वीला अर्थात मोटा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। यहाँ बर्वीला से मतलब ये है पेट जिसका बड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चढ़ाई पर उतरने चढ़ने से उसकी एक्सरसाइज हो जाती होगी, इसीलिए कोई भी मोटा व्यक्ति वहां पर नजर नहीं आता था। सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें गाय चराकर वापस लौट रही हैं। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। चाय के बागानों का दृश्य बड़ा ही खूबसूरत होता है। वहाँ पर वहाँ की युवतियाँ जो होती हैं, डोको नामक डलिया पीछे टांगी होती हैं, बहुत खूबसूरत सी ड्रेस भी पहने होती हैं। वो दृश्य इनके सामने से अब गुजर रहा है। वहाँ दृश्य देखा कि चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बुको नामक सिक्किमी परिधान पहने हुए थी। और सिक्किमी परिधान जो है बहुत खूबसूरत होता है। सिक्किमी जो लोग धारण करते हैं युवतियां, और वो करते हैं वहाँ पर क्या, चाय की पत्तियों को तोड़ने का कार्य करते हैं। जो चाय हम सामान्य तौर पर पीते हैं उनकी पत्तियां तोड़ने का कार्य, हरी पत्तियां तोड़ने का कार्य ये लोग करते हैं। अगला है लायोंग में पड़ाव। अब लायोंग नामक स्थान पर इन्होंने ठहरे थे पहली बार। तो वो ठहरने का स्थान कैसा था ये देखिए आगे। गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती छोटी सी बस्ती लायोंग, बहुत खूबसूरत सी छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था लायोंग। और वहां पर उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्टे किया होगा, रुकी थी कुछ देर, एक शाम के लिए। लेखिका तिस्ता नदी के पास लकड़ी के बने घर में ठहरी। अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से लेखिका मुंह हाथ धोकर तिस्ता नदी के किनारे पत्थर पर बैठ गई। अद्भुत शांति थी उस वातावरण में। उसकी आंखें भर आईं। उसने ऐसा अनुभव किया जैसे विज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व उसके भीतर दौड़ने लगा हो। ऐसा लगा कि जैसे सारा ज्ञान तत्व सब इसी क्षण इसी वातावरण में उनको मिलने वाला है। वही सुख शांति है, सुकून और अखंडित संपूर्णता है। अखंडित मतलब बिना टूटे हुए, अनवरत बहने वाली खूबसूरती, अनवरत बहने वाला सौंदर्य। यहाँ पर संपूर्णता से आशय क्या है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपनी लय ताल और गति में है। कोई भी वहाँ पर अवरोध नहीं है, कोई भी वहाँ पर गंदगी नहीं है। सब पूरा वातावरण बिल्कुल दूषित नहीं है। ये दिखाने के लिए उन्होंने ये सब बात कही है। आज की पीढ़ी ने प्रकृति के इसी ताल और गति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसका मेन कारण है लोगों का प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। प्राकृतिक सौंदर्य की बात अगर हम करें तो प्राकृतिक सौंदर्य ऐसे स्थलों पर भरपूर मिलता है। शुद्ध ताजा हवा महसूस होती है और सारे सौंदर्य आपको इन्हीं जगहों पर मिलता है। बाकी शहरों में किसी तरह से भी प्रकृति को सुरक्षित रखने का ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया हुआ है। उस मनमोहक शाम में जितेंद्र ने गाना शुरू कर दिया। शाम का समय था, लोगों ने एक जगह जुट होकर वहाँ पर गाना बजाना, मनोरंजन के साधन शुरू कर दिए। और एक एक करके सभी सैलानी का मतलब पर्यटक, यात्रीगण गोला बनाकर, घोड़ा एक घेरा बनाकर नाचने गाने लगे। यहाँ तक कि लेखिका की 50 वर्षीय 50 ईयर की उनकी जो सहेली थी मणि, वो भी कुमारियों के भांति डांस कर रही थी। कुमारियों मतलब युवतियों की भांति डांस कर रही है, उनको भी मात दे रही है। लाइव में कभी कहीं भी अभी जितनी देर उन्होंने यात्रा की है कहीं भी उनको बर्फ नहीं मिली, जिसकी लेखिका को सबसे ज़्यादा तलाश थी। लेखिका बर्फ देखना चाहती थी, कैसे स्नोफॉल दिखे, वह अभी तक नहीं मिला था। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। शायद
500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। उसके अनुसार 500 फीट और ऊपर जाना पड़ेगा, जहां कटाव नामक स्थान है। वहां पर अभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं हुआ है, इस वजह से स्नोफॉल होगी, ऐसा उसने बताया। कटाव का जिक्र यहाँ पर होगा, और कटाव का मतलब पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कटाव नामक स्थान जो है वो पर्यटन स्थल के नाम से घोषित नहीं हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वो पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ पर पर्यटक आना जाना शुरू कर देंगे, यात्रीगण, तो वहाँ पर प्रदूषण और गंदगी ज़रूर फैलेगी, क्योंकि वहाँ पर शॉप होंगी और शॉप से लोग खरीदेंगे कुछ सामान और वहाँ गंदगी फैलाएंगे। इसीलिए इस जगह पर एक भी दुकान, किसी भी तरह की दुकान वहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ तक कि आपको सबको पता होगा कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर अगर बर्फ़ जैसी चीज़ों में कोई उतरना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसके लिए स्पेशली जूते होते हैं, लंबे वाले जूते, बूट, वो पहन कर ही उसमें उतरते हैं ताकि पैर सुन्न ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। लेकिन वहाँ पर एक भी, कटाव जैसी जगह पर एक भी दुकान इस तरह की नहीं थी, और उसका रीज़न यही था कि वहाँ पर प्रदूषण ना फैले, क्योंकि यात्री अगर आएंगे जाएंगे, पर्यटन स्थल के नाम से घोषित किया जाएगा उसे, तो वहाँ भी गंदगी फैल जाएगी। इसलिए कटाव नामक स्थान अभी भी पर्यटन स्थल के नाम से घोषित नहीं किया गया है। कटाव और ऊंचाई पर था। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह गंभीर चेतावनी लिखी हुई थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो सांस भी थोड़ी धीमी आने लगती है, तेज सांसें बढ़ जाती हैं, और लोगों को वॉमिट जैसा भी फील होता है। ऐसी जगह पर ये चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो सब लोगों को डर के मारे भी सांसें रुकी हुई थी कि पता नहीं कब ऐसा उल्टा सीधा मोड़ आ जाएगा। अचानक आने वाले मोड़ आ रहे थे आगे। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। ऐसा उसने इसलिए कहा कि स्विट्जरलैंड जो है वो बहुत खूबसूरत स्थल है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक दृश्य हैं बहुत अच्छे, और इसीलिए उसने कटाव नामक स्थान की खूबसूरती बताने के लिए कहा कि हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड जो है वो कटाव नामक स्थान है। आगे बढ़ने पर चारों तरफ साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिखाई दी। अब यहाँ पर लेखिका के मन की स्थिति, जो अभी तक वो जिस चीज़ को तलाश रही थी, वो उनकी मंशा जो है वो पूरी होती नजर आई। सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से फर्श, वहाँ बर्फ पर कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ थी। सब फोटो खींच रहे थे, परंतु लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के मूल्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र पाया होगा। ऐसा सौंदर्य कि अपराधी भी ऐसा सौंदर्य देख ले तो महात्मा बुद्ध जैसा करुणामय हो जाएगा। इतना खूबसूरत दृश्य वहाँ पर है, इसीलिए ये सब लेखिका कह रही हैं। मिल्टन की कविता ईव सुंदरता का वर्णन ऐसी ही शाम का होगा। उनको ऐसा लगा कि जो उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया है जिस शाम का, वो इसी तरह की शाम होगी, इतनी खूबसूरत। लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिकों की भांति कह रही थी, यह हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है, और गर्मियों में पानी के लिए सब जब त्राही त्राही मची होती है चारों तरफ, तब यही बर्फ पिघलकर जलधारा बन सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है, अर्थात उनके प्यासे गलों को अपने शीतल जल से उनकी प्यास बुझाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। जल संचय का मतलब जल को स्टोर करने का, सुरक्षित करने का तरीका कितना बढ़िया है, जो कि नेचुरल है, एकदम नेचुरल। अगला पॉइंट जो है मुख्य, वो है चीन की सीमा और फौजी छावनियां। We give our today for your tomorrow। यही भावना है उन सैनिकों की जो सीमा पर सबकी सुरक्षा हेतु तैनात रहते हैं। लेखिका को आगे फौज की छावनियां दिखाई दी, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी, जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं।
एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। लेखिका सोच रही थी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं, तो ये हमारे जवान पूस और माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। यहाँ बैसाख, पूस और माघ ये हिंदी महीनों के नाम लिए गए हैं। बैसाख में बहुत गर्मी पड़ती है और पूस और माघ जैसे मंथ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर लोग कैसे तैनात रहते होंगे, वो सैनिक, और कैसे अपनी ड्यूटी करते होंगे, और वो कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं पूरे सभी हिंदुस्तानियों के लिए, ताकि वो चैन की नींद सो सके, उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगला पॉइंट है लायुंग से युमथांग की ओर। लायुंग नामक जगह से जब ये आगे बढ़ते हैं तो युमथांग की ओर बढ़ने पर और नए नए आकर्षण थे वहाँ पर, जिसमें बहुत बड़ा आकर्षण का क्षेत्र था। वो एक स्पेशल वहाँ के फूल जिनको कहा जाता है रोडोडेंड्रो के फूल और प्रियोता के फूल, ये फूल वहाँ पर पूरी बाग बगीचों जैसे थे जो बहुत खूबसूरत थे, जो उन्होंने आगे दिखाई दिए थे। घाटियों में कई स्थानों पर थोड़े से बंदर भी दिखाई दिए। युमथांग पहुँचने पर उनको ऐसा लगा जैसे मंजिल पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर एक चिप्स बेचती हुई युवती दिखाई दी, सिक्किमी युवती, और उससे जब लेखिका ने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, जवाब मिला कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्यों लगा होगा? क्योंकि सिक्किम और जगह जगह के अलग अलग नाम ना लेते हुए उसने अपने आप को भारतीय कहा। यह सुनकर लेखिका को बहुत खुशी हुई। कुछ और दूर चलने पर पहाड़ी कुत्ते भी दिखाई दिए। तब मणि ने, यानी उनकी सहेली ने बताया कि यहाँ के पहाड़ी कुत्ते भौंकते नहीं हैं, भौंकते भी हैं अगर तो सिर्फ चांदनी रात में जब चांद निकलता है तब भौंकते हैं। तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह से सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी इन सब माहौल से कैसे आकर्षित रहते हैं। एक स्थान पर जितेंद्र ने बताया कि यहाँ पर गुरु नानक की थाली से चावल छिटक कर गिर गए थे। वहाँ पर चावल की खेती होती है, इसलिए उन्होंने बताया कि किस तरह ये शुरुआत हुई होगी। यहाँ देवी देवताओं का वास है और यहाँ पर जो भी गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि पहाड़, नदी, झरने आदि सभी की पूजा करते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता होने की वजह से कहीं भी प्रदूषण जैसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी उन्होंने मान्यता बना रखी है। और हम गंगटोक नहीं, बल्कि इस जगह का नाम गंगटोक कहते हैं। गंगटोक के नाम से हम पुकारते हैं। जितेंद्र गंगटोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता की सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है, जो अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज अभी भी लगातार जारी है। लेकिन लेखिका ऐसा सोचती है कि मनुष्य की जो खोज है वो असमाप्त है, यानी कोई सीमा नहीं है समाप्त होने की, क्योंकि सौंदर्य भी सीमा रहित है। भारत में, हिंदुस्तान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए उसने ऐसा कहा होगा कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मुख्य पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो सारे मुख्य पॉइंट और जो हाईलाइट किए हुए दृश्य हैं वो सब आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेने चाहिए। धन्यवाद।